तो आज हम लोग जो टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है, कैसे हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, परिवार नियोजन के साधन क्या है, परिवार नियोजन क्यों जरूरी है, इस सब विषयों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यह जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम, इसमें हम लोग आज बर्थ कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले छोटा सा एक संक्षिप्त रूप से हम लोग बर्थ कंट्रोल जानने के पहले हम लोग सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे, हम लोग सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर थोड़ा थोड़ा नजर डालेंगे, क्योंकि जब तक स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक स्पर्म और ओवम नहीं मिलेगा तब तक फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। तो कैसे ओवम से, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कैसे ओवम आता है और मेल में कैसे स्पर्म आता है, इसको थोड़ा थोड़ा हम जान लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक जो डिस्कस करेंगे कि बर्थ कंट्रोल के लिए क्या क्या हमको करना है, कितना मेथड होता है। तो सबसे पहले हम जैसे चार्ट में, वहाँ चार्ट दिया हुआ है, उसमें हम लोग देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चार्ट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि यह फिमरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिमरी, और फिमरी के नीचे जो होता है ओवरी होता है, और ओवरी से ओवम निकलता है। तो ओवम जो जाएगा वह फ्लोपियन ट्यूब से जाएगा, ऐसे जो कर्व रास्ता है फ्लोपियन ट्यूब से जाएगा, और फ्लोपियन ट्यूब से जब यूट्रस में पहुंचेगा और स्पर्म जब वेजाइना से आएगा, और जब ओवम को स्पर्म मिलेगा तभी फर्टिलाइज होगा। यानी कि जब तक ओवम जो है फ्लोपियन ट्यूब के रास्ता से नहीं जाएगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओवम जब निकलता है, ओवरी से जब ओवम निकलता है और फिमरी से इंटर कर फ्लोपियन ट्यूब से आगे बढ़ता है, यदि उसको 28 डे के पहले 21 डे तक स्पर्म नहीं मिलता है तो वह फर्टिलाइज नहीं होता है। और फर्टिलाइज नहीं होने के बाद वह क्या होता है कि यूट्रस के बॉडी में आके मायोमेट्रियम वॉल में, इसमें भी तीन तरह के, यूट्रस का भी 3 लेयर होता है, जैसे हार्ट में 3 लेयर होता है, वैसे ही यूट्रस में भी 3 लेयर होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पायोमेट्रियम। तो यह यूट्रस में जो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ओवम जो है वह आके यूट्रस के बीच में बॉडी में आएगा और वहां पे क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा, फूट जाएगा। और ब्लास्ट के बाद जब अपना वह ओवम से फर्टिलाइज नहीं कर पाता है तो वह जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जब ओवम फटेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा, दिस इज द मेंस्ट्रुएशन, वही मेंस्ट्रुएशन होता है। औरत को मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? क्योंकि ओवरी से ओवम निकलता है और जब फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वह ओवम जो निकलने का रास्ता है, तो वही पीरियड जो है, वही उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड। वह 1 से 5 दिन में, 1 से 5 दिन, किसी 1 से 3 दिन, किसी 1 से 7 दिन का ब्लीडिंग, जो ओवरी से ओवम जो फटा है वही उसी का जो प्रोडक्ट बाहर निकलता है वही मेंस्ट्रुएशन कहलाता है, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। इसका हम लोग डिटेल्स जो वर्णन हम लोग जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे इस बात को। अभी हमको समझाने की यही चीज है कि जब ओवरी से ओवम निकलेगा और फ्लोपियन ट्यूब से होकर आएगा और इधर वेजाइना के द्वारा स्पर्म जाएगा, और स्पर्म जब जाके दोनों मिलेगा, फर्टिलाइज होगा तभी प्रेगनेंसी होगा, और नहीं फर्टिलाइज होगा तो नहीं होगा। अब आप एक चीज देखने होंगे कि जब किसी को अगर प्रेगनेंसी रह गया, फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाता है। तो यह सब हार्मोन्स के चलते होता है कि प्रेगनेंसी, उसके बाद ओवम निकलना बंद हो जाता है। जब फिर प्रेगनेंसी हो जाएगा तो फिर उसके बाद ओवरी से ओवम निकलता है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है, एलएच पाया जाता है, एफएसएच हार्मोन्स पाया जाता है। यह सब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग डील करेंगे। हमारे समझाने का मतलब एक लाइन में यहाँ पे यही है कि जब तक ओवम से फ्लोपियन ट्यूब के रास्ता से ओवम जो है निकल कर सर्विक्स में नहीं आएगा, वेजाइना से स्पर्म नहीं जाएगा, तब तक फर्टिलाइज नहीं होगा। तो अब यह चीज हो गया। दूसरा चीज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात कर रहे हैं अगले डायग्राम में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग नीचे देख रहे हैं कि स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम में क्या होता है कि 2 गो टेस्टिस पाया जाता है, फीमेल में भी 2 गो ओवरी में 2 गो ओवम। फीमेल में क्या होता है, 2 ओवरी पाया जाता है, एक ओवरी अगर खराब हो गया है तो एक ओवरी से आएगा, बच्चा होगा, ओवम आएगा। तो वैसे ही मेल में भी 2 टेस्टिस पाया जाता है, और टेस्टिस क्या होता है, स्क्रोटम में होता है। तो टेस्टिस से क्या हार्मोन्स बनता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनता है,
और वह हार्मोन्स क्या करता है, स्पर्म को बनाने में मदद करता है। इसमें एक चीज समझना है, स्पर्म और सीमेन अलग अलग चीज है। स्पर्म क्या होता है, तो स्पर्म का निर्माण होता है टेस्टिस से। तो स्पर्म जब टेस्टिस बनाया तो टेस्टिस स्पर्म बना के कहां भेजता है, उसके ऊपर आओगे तो एपिडेमिस होता है, उसी में टेस्टिस का जो टेस्टिस है उसी के भीतर तुमको होता है एपिडेमिस होता है। एपिडेमिस में क्या होता है, जो स्पर्म बना हुआ है वह आके जमा रहता है और वह वहां पे मैच्योर होता है। क्या होता है, वहां पे पूर्ण रूप से विकसित होता है। और वह टेस्टिस से जो स्पर्म जो आया और जाके जो एपिडेमिस में जमा हुआ, वह तब तक वहां पे रहता है जब तक एजुकेशन नहीं हो, जब तक खलन नहीं होता है तब तक वह वहीं पे रहता है। जब खलन होने वाला होता है, जब सेक्सुअल इंटरक्रॉस के समय जब उसका खलन होगा, तो वह भास्ट डिफरेंस, जो ऐसा जो रास्ता है जो बनाया गया है वह भास्ट डिफरेंस कहलाता है। यानी भास्ट डिफरेंस से होकर आएगा तो वहां आकर वहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, सीमेन। और सीमेन और स्पर्म दोनों मिल जाएगा तो उसके बाद वह आएगा तो बच्चा के लिए वह जाएगा। यानी कि अगर भास्ट डिफरेंस से स्पर्म नहीं आएगा, अगर उसको काट देंगे तो क्या होगा, बच्चा नहीं होगा। अब देखो, सीमेन अलग चीज हो गया, स्पर्म अलग चीज हो गया, बार बार बोल रहे हैं। सीमेन मतलब जो लिक्विड वाला चीज, जो स्पर्म होता है वह लिक्विड वाला जो लुब्रिकेंट जो उसमें जिसमें स्पर्म दौड़ता है। स्पर्म एक मतलब कि स्पर्म का साइज तुम देख लेना। स्पर्म क्या होता है कि करोड़ों की संख्या में एक बार में रिलीज होता है और स्पर्म को रिलीज होके जाता है जब वहां से प्रोस्टेट ग्लैंड से सीमेन सिक्रीट होता है। तो सीमेन एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, व्हाइट रंग का जेली होता है जहां पे स्पर्म उसमें तैरता है, दौड़ता है उसमें। तो अगर किसी का सीमेन सिक्रीट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका स्पर्म भी हो। देखते हो ना, किसी का बीज आता है लेकिन उसमें स्पर्म काउंट नील रहता है, उसको बाल बच्चा नहीं होगा। तो किसी किसी को कहे कि नहीं हमारा तो ठीक है, हमारा तो सीमेन आ रहा है, हमको जो बीज आ रहा है, लेकिन उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसका हम लोग टोटल स्पर्म काउंट कराएंगे। क्योंकि जब तक उसमें स्पर्म नहीं रहेगा, लोग कहते हैं कीड़ा, जब तक उसमें कीड़ा नहीं रहेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सीमेन अलग चीज हो गया, टोटल स्पर्म काउंट अलग हो गया। सीमेन आ रहा है, टोटल स्पर्म काउंट नहीं आ रहा है, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यानी फर्टिलाइजेशन के लिए हमको भास्ट डिफरेंस से होकर सीमेन को, मैच्योर सीमेंस को वहां पे आना पड़ेगा। तो उसमें भी सीमेन किसी किसी को आ भी जाता है अगर, तो जरूरी नहीं है कि वह सीमेन मैच्योर है कि अनमैच्योर है, किस तरह का सेल है। अब एक बार में जो होता है कि क्या होता है कि अब हमारा जो सीमेन का सिक्रेशन हुआ वह 60% सेमिनल वेसिकल से हुआ, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड से हुआ और 10% टेस्टिस से हुआ है। और यह सीमेन टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के जब रिलीज होता है तो टेस्टिस से स्पर्म कब बनना तैयार होता है, जब आदमी का एज प्यूबर्टी हो जाता है। क्या होता है, प्यूबर्टी एक ऐसा स्थिति है जिसमें आदमी जो होता है कि जवान होता है, डेवलप होता है, मतलब एडल्ट एज में आता है, प्यूबर्टी एज बोलते हैं। जब आदमी बाल्य अवस्था से जवानी की अवस्था में प्रवेश करता है, उस एज में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, उसको हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। हार्मोनल चेंज होने के फलस्वरूप क्या होगा, उसका आवाज जो है एकदम सेपल निकल जाएगा, उसका आवाज भारी हो जाएगा, लोग कहला आवाज फूट गई, जवान हो गई। लोग उसका दाढ़ी मोछ आने लगेगा, एक्जिला में बाल आने लगेगा, जेनाइटल ऑर्गन्स में बाल आने लगेगा। और फीमेल का भी वैसे ही होता है। फीमेल में क्या होगा, जब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर प्यूबर्टी से बाहर आएगी तो उसका ओवुलेशन होने लगेगा, मेंस्ट्रुएशन आने लगेगा, उसके बाद ब्रेस्ट इनलार्ज होगा, उसके बाद एक्सिलरी में हेयर, मतलब कि एक्जिला में हेयर, प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ होगा। यह सब हार्मोन्स के चेंजेस के चलते होता है। क्योंकि हार्मोन्स उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसके बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रीशन फीमेल में एस्ट्रोजन का बढ़ जाता है और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का बढ़ जाता है। तो यह सब चेंजेज होता है। इसलिए तो जब दोनों तरफ से स्पर्म निकलने लगा और वो ओवम निकलने लगा तो फर्टिलाइज जब मिलेगा तो फर्टिलाइज होगा। तो वो भी कब होगा, जब एज उसका होगा तभी उसमें निकलेगा। तो यह चीज हो गया। अब हम बता रहे हैं कि स्पर्म को बनने में कितना दिन समय लगता है। तो स्पर्म को पूरा मैच्योर होकर बनने में 72 से 74 दिन का समय लगता है। और एक बार में कितना, ऐसे किसी का अगर स्पर्म इंटरक्रॉस के समय चाहे कभी भी स्पर्म खलित हुआ तो वह कितना ml हो सकता है। एक स्वस्थ आदमी को एक बार में 3.5 ml जो है ml स्पर्म मतलब कि स्पर्म आता है। और उस स्पर्म में जो होता है 1 ml में
मैंने सीमेन आता है 3.5 ml में, समझ लीजिए सीमेन और स्पर्म बार बार मिस्टेक होता है। और 1 ml सीमेन में कितना मिलियन स्पर्म होता है मालूम है? तो वह 120 मिलियन, 1-2 मिलियन नहीं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 ml में 120 मिलियन, 3.5 ml में कितना मिलियन? 360 मिलियन। 360 मिलियन में रेस लगेगा तब फर्टिलाइज करेगा एक एक स्पर्म, जो सबसे आगे आएगा वही फर्टिलाइज करेगा। वह जब जैसे भेजाइना या किसी रास्ता से इंटरक्रॉस करके जाएगा वहां से दौड़ना स्टार्ट कर देता है और ओवम के तलाश में लग जाता है। जैसे उसको ओवम मिलेगा, और दोनों का डेट टाइम फिक्सेशन होना चाहिए, किस समय मिलेगा, किस दिन मिलेगा, कब फर्टिलाइजेशन का चांस है, कौन सेफ पीरियड है, कौन अनसेफ पीरियड है, तो उस समय फर्टिलाइज होने का चांस रहेगा। तो अब इंपॉर्टेंट हार्मोन्स क्या क्या हो गया सेक्स मेल में? LH हो गया, FSH हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, आपको ग्रोथ हार्मोन्स हो गया। तो अब हम इस सब के विषय में समझ गए। अब हमको इतना समझ में आ गया कि कैसे आता है तो कैसे फर्टिलाइज होता है। अब हमारा मेन मुद्दा आज का क्या है? बर्थ कंट्रोल। कितना तरह का बर्थ कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, जनसंख्या पे नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय है, सरकार द्वारा क्या क्या उपाय चलाया जा रहा है, हमारे द्वारा क्या क्या पहल करना चाहिए जिससे हमारा जनसंख्या को हम नियंत्रित कर सके। क्योंकि यदि जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगा तो हमारे समाज पे एक बहुत बड़ा मतलब कि जनसंख्या ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो सभी लोगों को खाने पीने रहने का जगह कम पड़ जाएगा, जिससे क्राइम बढ़ेगा। क्योंकि लोग अगर यहाँ पे जीने के लिए क्या अपना जो दैनिक जीवन यापन का सामान है, कपड़ा, मकान, रोटी, अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो सारे लोग को तो प्रोवाइड नहीं हो सकता है। तो फिर इसमें मारा मारी, छीना छोरी, किडनैपिंग, क्रिमिनल, ये सब केस बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो यह सब पर हमको इसलिए सरकार के द्वारा पहल चलाया जा रहा है कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक कुछ दिन में होने जा रहा है। और इसमें जो मेन चीज है कि आजकल जो भ्रूण हत्या हो रहा है, लड़का लड़की को लोग क्या करता है कि दिखाता है अल्ट्रासाउंड में कि मेल है कि फीमेल है, फीमेल हो गया तो उसको मार देता है। तो वह सब नहीं होना चाहिए। यह सोच ऊंचा रखिए, मेल है फीमेल है, बेटी भी बराबर का अधिकार रखती है समाज में, बेटी को भी समाज में अधिकार है। तो कितना लोग तो एक बेटी पे ही है, जरूरी नहीं है कि बेटा ही चाहिए। बेटवा तब पकड़ के मारेगा, ठोकेगा, बजाएगा, सर्विसिंग बढ़िया से करेगा, बेटी नहीं करेगी, है ना? क्योंकि बेटा को मूड़ी पर चढ़ा दिए हैं। तो बर्थ कंट्रोल पे हम क्या कर सकते हैं? यदि हम ओवम और स्पर्म को मिलने से रोक दें तो मेरा काम बर्थ कंट्रोल का हो जाएगा। जैसे बर्थ कंट्रोलिंग करना है, कैसे बर्थ कंट्रोल होगा? तो यदि हम ओवम और स्पर्म को मिलने से रोक दे तो बर्थ कंट्रोल हमको हो जाएगा। अरे घर का बकलोल है। अब देखो, एक नेचुरल मतलब कि बहुत सारा 3-4 मेथड है कि एक बैरियर मेथड से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, एक सेफ पीरियड होता है, एक जो होता है हार्मोनल से मेडिसिन के द्वारा हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। अब पहले के समय में नेचुरल लोग प्रोसीजर इस्तेमाल करता था, एक सेफ पीरियड होता था। जैसे अगर मेंस्ट्रुएशन के 1 सप्ताह पहले, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन को अगर ओवम को 21 दिन में तक स्पर्म नहीं मिलेगा तो वह अपना प्रक्रिया टूटने का स्टार्ट कर देता है। तो अगर 21 दिन के बाद वह किसी से सेक्स करता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन की चांस कम बनती है। और फिर जब मेंस्ट्रुएशन आता है 1 से 5 दिन के बीच में, लेकिन जैसे ओवम परिपक्व होकर फिर बाहर आता है तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। लेकिन यह 100% क्योर मेथड नहीं है। एक कहावत टाइप का है कि हो सकता है 90% नहीं हो, लेकिन इसको सेफ 100% नहीं माना गया है। तो नेचुरल इस सेफ पीरियड वाला जो हम लोग बात नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि बैरियर मतलब जैसे कैसे रोड पर बैरियर लग जाता है कि आपको नहीं जाना है या चेक पोस्ट होके जाना है, तो बैरियर मेथड इसका नाम यह पड़ा कि यदि हम स्पर्म और ओवम के जाने के रास्ता को रोक देते हैं, स्पर्म और ओवम के जाने के रास्ता को रोक देते हैं, तो जब स्पर्म जो है वह ओवम तक जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? यह परिवार नियोजन के लिए है, ठीक है ना? सुबह तुम्हारे लिए नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसा हम एक मेथड अपनाएंगे कि स्पर्म जो है ओवम तक नहीं जाए। इसके लिए 2 उपाय गए। एक जो उपाय है क्या है कि हम लोग कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्डम क्या कहते हैं? प्लास्टिक एक्टिव लाइक स्ट्रक्चर होता है,
जो मेल के द्वारा पहना जाता है, और उसमें क्या करता है कि जो भी स्पर्म, उसका जो स्पर्म जो एजुकेशन होता है, तो एजुकेशन के समय जो स्पर्म आता है सीमेन से होके, वह क्या होता है कि वो उसी में कॉन्डम का जो पैकेट है उसी में रह जाता है, और उससे आदमी उसको निकालकर बाहर फेंक सकता है, और उससे जो होता है, तो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, जब तक स्पर्म अगर ओवम में नहीं जाएगा, प्लास्टिक वाला ट्यूब में ही रह जाता है, तो अगर उस रास्ता से नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो एक मेथड यह हो गया कि कॉन्डम के इस्तेमाल करके हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम लोग एक, और लेडीज लोग भी एक कप लगाता है, उसमें क्या होता है कि वेजाइना का जो सर्विक्स है, तो सर्विक्स में एक कप लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कप होता है, और वह पहले से लगा लेती है लेडीज, और जब स्पर्म खलित होता है तो क्या किया जाता है कि वह स्पर्म जो है कप में ही रह जाता है, जो सीमेन सिक्रीशन होगा, और कप को निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो जब फिर अगर सीमेन जो है भीतर इंट्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो फिर बच्चा रहने का चांस नहीं होता है। तीसरा एक नेचुरल मेथड होता है, जो भी मतलब 100% क्योर नहीं है, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरक्रॉस के समय स्पर्म को जब एजुकेट होने वाला रहता है उसके पहले ही उसको बाहर पुट आउट कर देते हैं, तो उसके द्वारा भी बर्थ कंट्रोल पे हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। अब देखिए कि अब ये हो गया कि बैरियर मेथड हो गया। बैरियर मेथड में हम लोग 3 चीज समझे, नेचुरल समझे, उसके बाद हम लोग कॉन्डम का इस्तेमाल करके समझे, उसके बाद हम लोग लेडीज कप आता है उसके इस्तेमाल करके समझे। अब हम लोग जो हार्मोनल एंटीसेप्टिक पिल्स के द्वारा, ओरली के द्वारा, ओरल मुंह के रास्ता से कौन ऐसा चीज दवा खिलाएंगे जिससे बर्थ कंट्रोल पे हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं, बर्थ कंट्रोल को हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हार्मोन्स का टेबलेट खिलाते हैं, और वह हार्मोन्स क्या करता है, ओवरी से ओवम रिलीज करने से पहले ही उसको प्रिवेंट करता है। मतलब कि वह क्या करता है कि जब ओवरी से ओवम निकलता है, रिलीज होता है, तो उसके पहले ही उसका जो इफिकेसी है, जो फर्टिलाइजेशन का चांस है, उसको कम कर देता है। जैसे माला डी आता है, सहेली आता है, ओवरल जी आता है, यह टेबलेट लेकिन रोज खाना पड़ता है। लेकिन इसमें कभी खराबी क्या है कि यदि कोई लेडीज जो है 1 दिन 2 दिन मिस कर जाती है, तो फिर वह दवा का साइड इफेक्ट के चलते भी उसमें भी प्रेगनेंसी रह जाता है, या फिर दवा के साइड इफेक्ट से उसको रेगुलर मेंस हो जाता है, ब्लीडिंग उसको महीना में 2 बार या फिर बार बार ब्लीडिंग आने लगता है। तो यह ओरली टेबलेट केमिकल सब्सटेंस है, हार्मोन्स का टेबलेट खिलाया जाता है, और उसके यूज से हम लोग रेगुलर जब तक खाएगी लेडीज तब तक वह प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन हार्मोन्स का टेबलेट रेगुलर खाने से मोटापा थोड़ा ये सब बढ़ता है। तो जिसको जो सूट करे वह मेथड अपनाना है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण करना है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। यदि हमारे ही घर में यदि 2 आदमी अच्छा तरह से पढ़ ले रहा है, बच्चा पैदा करना ही गुण नहीं ना है, भेड़ बकरी कैसे बच्चा पैदा कर देना, भेड़ बकरी चराना है। एक बच्चा है, 2 बच्चा है, उसको एजुकेशन देना है, उसको पढ़ाना है, उसको समाज में उठने बैठने लायक बनाना है, उसको इस काबिल बनाना है कि वह समझ सके, हाँ, वह अपना खर्चा चला सके, वह अपना एजुकेशन को पूरा कर सके, हाँ, वह अपने सारे चीज को पूरा कर सके। मालूम चले कि 10 गो लड़का पैदा कर दिए, घर में खाने का पैसा नहीं है, एजुकेशन देने का पैसा नहीं है, कोनो रोड पे घूम रहा है, कोनो सिसैली खेल रहा है, कोनो पॉकेट काट रहा है, कोनो पंचर साट रहा है, तो उससे नहीं करना है। समझना पड़ेगा, समझना इसलिए पड़ेगा कि यदि जो बच्चा अपने पैर पे नहीं खड़ा होगा, उसको हम एजुकेशन नहीं देंगे, तो आज के समाज में तो नहीं जिंदा रह सकता है, सरवाइव नहीं कर सकता है। आप मानते हैं कि हमारे साथ 2 आदमी हैं, हम बढ़िया से जी रहे हैं, हमारे बगल वाला बढ़िया से नहीं जी रहा है, तो क्या करेगा? वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कमाने का जरिया नहीं दिखाई दे रहा, तो वो क्या करेगा? क्रिमिनल बन जाएगा। सोचेगा कि बड़ा उड़ता है, इसको गोली मार देते हैं, इसको उठा के फेल लेते हैं, इसको टांग लेते हैं, तो ऐसे ही ना क्रिमिनल बनता है। तो जनसंख्या भी इसका कारण है। अच्छा से संस्कार दीजिएगा, अच्छा से पढ़ेगा, अच्छा से लिखेगा, और संस्कारिक माहौल उसको अच्छा से अगर आएगा तो वह थोड़े क्रिमिनल बनेगा। अब उसको एजुकेशन का महत्व ही नहीं मालूम है, उसको समाज सोसाइटी महत्व ही नहीं मालूम है, उसको सीनियर जूनियर महत्व ही नहीं मालूम है, संस्कार नहीं मालूम है, तो वह क्या करेगा? दूसरे को देखेगा कि वह सब चीज उसको हो रहा है, वह बढ़िया से मोटरसाइकिल से घूम रहा है, गाड़ी से घूम रहा है, बढ़िया कपड़ा पहन रहा है, ये तो पढ़ा लिखा है नहीं, इसको तो कुछ होगा नहीं। तो या तो करेगा सूट मारेगा, सूट करेगा, उठाएगा, टांगेगा, पटकेगा, बंद करेगा रूम में, ले भी माएगा। तो एजुकेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और एजुकेशन देने के लिए 1 बच्चा हो, 2 बच्चा हो,
लेकिन उसको अच्छा से पढ़ाना है, उसको अच्छा से रखना है। इसीलिए बर्थ कंट्रोल पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। सरकार भी इस पे लगातार जो है सरकार इस पे काम कर रही है। सरकार के द्वारा भी विभिन्न संगठनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के दवाई भी सरकारी अस्पताल में चले जाओगे तो सरकार के द्वारा गर्भ निरोधक दवाइयाँ फ्री में दी जा रही है। इस पे जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। और तुमको ऑपरेशन मतलब कि बच्चा नियंत्रण के लिए हम आगे सर्जिकल प्रोसीजर बताएंगे, कैसे ऑपरेशन के द्वारा बच्चा को हम लोग छोटा ऑपरेशन के द्वारा बच्चा को हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा ऑपरेशन फ्री में कराया जा रहा है। यहाँ तक कि उसको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ऑपरेशन के बाद उसको खाने का पीने का और प्रोत्साहन मतलब कि खुशी दिया जा रहा है कि पैसा के लालच में भी गरीब लोग कराए ऑपरेशन। मिथ्या जो है, मिथ्या को तोड़ना है। बहुत लोग के मन में बहुत गलत मिथ्याएं हैं कि ऑपरेशन कराने से ही होगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मेल का ऑपरेशन होता है तो लोग कहता है मर्दाना शक्ति कमजोर हो जाएगा, लेकिन यह सब गलत बात है, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। हमारा काम क्या है, उसका टेस्टिस का, ओवरी का, ओवम का केवल है ओवम निकालना, स्पर्म निकालना, फर्टिलाइजेशन तक ही रास्ता है। अब यदि हम मानते हैं कि ओवम को हम वहां से नहीं निकलने देंगे, दूसरा रास्ता से निकलेगा, स्पर्म को नहीं निकलने देंगे, दूसरा रास्ता से स्पर्म निकलेगा, तो वह क्या करेगा? WBC उसको खा जाएगा, फाइगोसाइट। WBC का काम है कि जो फालतू का चीज है उसको पकड़ पकड़ खाना, जो बैक्टीरिया या वायरस है, जो नुकसान पहुंचाने वाला चीज है उसको पकड़ के खा लेगा वो। WBC हमारे शरीर में जो ब्लड में पाया जाता है, तो WBC इधर इस रास्ता से नहीं निकलेगा, दूसरा रास्ता से जाएगा, तो WBC पकड़ के खा लेगा। और उसको फर्टिलाइज करने के लिए उधर से जाना है। छत पे चढ़ने के लिए तुमको सीढ़ी से होके आना है। अब तुम हो रेलिंग पर चला हुआ, दूसरा छत फान के चले आओ, तो उससे थोड़े महत्व है, लेकिन आना है इधर से, तभी इसका स्टूडेंट होगा। वैसे ही चीज है। तो फर्टिलाइज के लिए ओवरी को फ्लोपियन ट्यूब से आना है, स्पर्म को भास्ट डिफरेंस से आना है, दूसरा कोई रास्ता से आएगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा। इतना ही चीज, यानी दो रास्ते को हम ब्लॉक कर देंगे, या वो ओवरिया को निकलना को सप्रेस कर देंगे, या स्पर्मवा को वहां पहुंचने नहीं देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। हमारा काम है बर्थ कंट्रोल करना। तो किसी भी रास्ता से उस सबको मिलने से रोक देना है, मिलने से रोक देना है, आंख फोड़ दें, मिलने से रोक देना है उस सबको, समझे? तो यही। अब एक और केमिकल मेथड में क्या होता है कि स्पर्मसाइडल टेबलेट जो होता है, फीमेल जो होता है वेजाइना में क्या करती है, स्पर्मसाइडल टेबलेट आता है, टेबलेट मिलता है, उसको भीतर पहले लगा लेती है। तो स्पर्म जब आएगा तो वह क्या करता है, स्पर्म को मुआ देगा वहीं पे। सीमेन में स्पर्म न है, वो करोड़ों की संख्या में दौड़ता है, स्पर्म को मार दिया, लेकिन इससे थोड़ा साइड इफेक्ट भी होता है। तो यह पॉपुलर सिस्टम नहीं है, तो इसलिए जो है हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। बर्थ कंट्रोल के लिए जो हम लोग मेथड बता रहे थे, तो एक बैरियर मेथड बताया, केमिकल मेथड बताया। बैरियर मेथड में बताया क्या करना है, कॉन्डम का इस्तेमाल करना है, कप लाइक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, और आपको केमिकल हार्मोनल मेथड में क्या हार्मोन्स का टेबलेट दिया जाता है, और एंटी स्पर्मोसाइडल टेबलेट वेजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे हो सकता है। अब तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत प्रचलित जो है, जो बिना साइड इफेक्ट का है, सबसे आसान, सबसे अच्छा, थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा परेशानी होता है पेशेंट को, लेकिन वह जिंदगी भर के लिए हो जाता है, जैसे सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें सर्जिकल प्रोसीजर में हम लोग तीन तरह के प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। एक आप लोग नाम सुने होंगे कॉपर टी का, कॉपर टी औरतों में लगाया जाता है। दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी की औरत का जो फ्लैपियन ट्यूब है, ट्यूबेक्टोमी नाम इसका इसलिए पड़ा कि जो फ्लैपियन ट्यूब है उसको हम लोग काट देते हैं, काट के बांध देते हैं, अलग कर देते हैं। तो ट्यूब का रास्ता जब स्पर्म जइबे नहीं करेगा तो फर्टिलाइज होबे नहीं करेगा। बाकी जो ओवमुआ टूट के आएगा, चाहे ओवमुआ आएगा, उसको WBC खा के उसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल देगा। औरत को महीना होगा, जो जैसे होता है वह सब ऐसे होगा, लेकिन केवल रास्ता से वो नहीं आएगा। अब फर्टिलाइजेशन के लिए फ्लोपियन ट्यूब से आना उसको जरूरी है। अब हास्टेक्टोमी में क्या करते हैं कि स्पर्म को भी उसी तरह भास्ट डिफरेंस से आना जरूरी है। तो इसका भास्ट डिफरेंस कराएंगे, यदि पुरुष ऑपरेशन कराएगा तो भास्ट डिफरेंस, महिला ऑपरेशन कराएगी तब ट्यूब फ्लोपियन। अब मानते हैं कि महिला पुरुष में वो का ऑपरेशन हो गया, एगो कहीं दूसरा शिकार करने लगा, तो उससे फर्टिलाइज हो सकता है। एक कहानी है, एक औरत को उसके हस्बैंड का ट्यूबलाइजेशन हास्टेक्टोमी हो गया, और उसका जो फिर उसकी औरत प्रेग्नेंट रह गई, तो वो आई डॉक्टर से केस करने फरियाने। तो इसका तो हो चुका था, हो सकता है कि उसका दूसरा रूट से आया हो, दूसरा कोई मतलब इंटरक्रॉस की उससे आया हो, तो यह सब मैटर होता है। तो
जनरली दोनों का तो नहीं किया जाता है, समाज हमारा जो है, समाज में ऐसा हर कोई नहीं है, तो समाज में जो है क्या किया जाता है कि एक किसी आदमी को जो अच्छा है शरीर से है, तो आजकल सब चीज में तो बलि का बकरा कौन है, लेडीजे है। ट्यूबेक्टोमी होगा तो लेडीजे का होगा, डिलीवरी होगा तो लेडी के होगा, बदारी निकलेगा तो लेडीजे का निकला, पुरुष तो शान से जीता है, उसे कौन ऑपरेशन के लिए। लेकिन लोग सरकार द्वारा जागृत किया जा रहा है, लोग को अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। अभी जेंट्स में हल्ला क्या है कि इससे आपको वास्टेक्टोमी होगा तो आपका नस कट जाएगा, तो आपका मर्दाना शक्ति कमजोर हो जाएगा, तो काम हम करने जाने में दिक्कत होगा, काम बढ़िया से नहीं होगा, मेहनत वाला काम नहीं होगा, आदमी कमजोर हो जाएगा। यह र्यूमर फैला हुआ है। पुरुष प्रधान देश क्या है कि बड़ा होशियार न है, पहले ही से अपना दिमाग लगा दिया है। अब बलि का बकरा किसको चढ़ा दिया है, औरत को। लेकिन पढ़े लिखे लोग में नहीं है, जो अच्छा है, स्वस्थ है, वह प्रोसीजर को अप्लाई करना है। मेन फोकस क्या है, बर्थ को कंट्रोल करना, बर्थ कंट्रोलिंग के लिए काम करना जो है वह मेन फोकस है, तो इस पे काम करना है। तो अब देखिए कॉपर टी के विषय में हम समझेंगे। कॉपर टी क्या होता है, नाम है कॉपर, टी मतलब टी लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है टी, अंग्रेजी में टी लिखाता है ना, तो टी लाइक स्ट्रक्चर है जो कॉपर का बना हुआ आता है। यह क्या है, कॉपर का एक बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल का आता है। माने कि ऐसा एक सर्जिकल, इसको हम लोग अपने से नहीं लगा सकते हैं, इसको लगाने के लिए लेडीज डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और लेडीज डॉक्टर क्या करती है, फीमेल में लगता है, मेल में नहीं लगता है। लेडीज क्या करती है कि औरत के वेजाइना से जाकर सर्विक्स में घुसाकर लगा देती है, जिससे ऐसे रहता है टी लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या करता है इससे, और ऐसे टी रहता है लगता है, तो यह क्या करता है कि कॉपर होता है, वह स्पर्म के मोबिलिटी को, मतलब चलने की, स्पर्म का चलने का स्पीड को कम कर देता है। कॉपर से उसको रिएक्शन है, तो मोबिलिटी कम हो जाने के चलते फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब विशेष क्या है कि और क्या करता है वह, और क्या करता है कि स्पर्म को जाने से रोकता है। लेकिन इससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पे हम लोग नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। एसटीडी हम बताए हैं, वीडियो में देखिएगा। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, वह 3 रास्ता से स्प्रेड होता है। फिर एक लाइन हम बता देते हैं, ओरल सेक्स के द्वारा, एनल सेक्स के द्वारा, वेजाइनल सेक्स के द्वारा। हाँ, वेजाइनल सेक्रेशन से एसटीडी फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैल सकता है, वह चाहे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एनल हो या फिर वेजाइना के द्वारा हो। तो कॉन्डम में क्या है कि यह कॉन्डम एक प्लास्टिक का परत होता है, जो पास नहीं होने देता है, ना ही भेज। इसमें क्या होगा कि जब एसटीडी कब डेवलप होगा, जब वेजाइनल सिक्रेशन आएगा, इसके में स्प्रेड होगा, या फिर पेनिस से जो जाता है सिक्रेशन उससे स्प्रेड होगा। लेकिन कॉन्डम के लगाने से क्या होगा कि वह एसटीडी को स्प्रेड करता है, स्प्रेड होने को रोकता है, यानी कि एसटीडी उसको नहीं होगा। लेकिन कॉपर टी परिवार नियोजन कर सकता है, लेकिन एसटीडी को नहीं रोक सकता है। लेकिन ये कॉपर वाला, कॉपर टी का भी कुछ साइड इफेक्ट है। किसी किसी महिला में कॉपर सूट नहीं करता है, उसको इचिंग होने लगता है, उसको ब्लीडिंग होने लगता है, उसको रेडनेस होने लगता है, उसको फीवर हो जाता है। तो कुछ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्या करता है, पहले बीच में तो बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर था, एक बार 10 साल के लिए लगा दे गए, निश्चिंत गए, 5 साल के लिए लगा दिए, औरत में निश्चिंत, औरत को मेंस्ट्रुएशन आएगा, लेकिन स्पर्म का मोबिलिटी कम कर देगा, यही उसमें मतलब कि है, जिसके चलते फर्टिलाइज नहीं रहेगा। तो कॉपर टी जान गए, हार्मोनल टैबलेट के विषय में जान गए, और कॉन्डम का इस्तेमाल जान गए बर्थ कंट्रोल के। अब हम लोग सबसे पॉपुलर जो है सर्जिकल में आता है, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, वास्टेक्टोमी क्या होता है। तो ट्यूबेक्टोमी औरत का किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि औरत को सेक्स के दौरान जो ओवम जब मिलेगा, स्पर्म क्या खोजता है, ओवम को, और ओवम जब मिलेगा फ्लोपियन ट्यूब के रास्ता से आके तभी फर्टिलाइज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों फेक नहीं काटेंगे। औरत का जो ओवम आने का रास्ता है, जो फ्लोपियन ट्यूब दोनों साइड में है, तो दोनों साइड के फ्लोपियन ट्यूब को हम लोग का, जैसे फ्लोपियन ट्यूब है तो इसको हम लोग बीच से काट देंगे, और काट के इसको यहाँ बांध देंगे, इसको यहाँ बांध देंगे। समझ में आ रहा है ना, केवल फ्लोपियन ट्यूब निकालेंगे, ऐसे फ्लोपियन ट्यूब ऐसे निकालेंगे और उसको हम लोग बांध देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, जैसे फ्लोपियन ट्यूब है, ऐसे ही फ्लोपियन ट्यूब है,
तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लोपियन ट्यूब है तो इसको हम लोग फ्लोपियन ट्यूब को ऐसे उठाएंगे ऐसे, और यहाँ से काट देंगे या इसको ऐसे बांध देंगे, यानी कि दोनों का मिलने का रास्ता, जाने का रास्ता है। पानी का पाइप है तो पानी इस पाइप से जा रहा है, पानी का पाइप यहाँ काट के यहाँ बांधे, यहाँ काट के जाएगा जहां जाना है नीचे तक। हाँ, तो ये फ्लोपियन ट्यूब को हम लोग बांध के, इसका एक बहुत सिंपल ऑपरेशन है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सरकार के द्वारा यह ऑपरेशन हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त में की जा रही है, और ऑपरेशन के बाद रोगी को सहानुभूति के तौर पे कुछ रुपया भी दिया जाता है। दवा फ्री है, या क्योंकि इससे बर्थ कंट्रोल हो, जनसंख्या नियंत्रण हो सके। हर सरकार के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे कैंप चलाया जाता है। और दूसरा क्या होता है, भास्टेक्टोमी। भास्टेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं कि जिसका हम लोग परिवार नियोजन के लिए जो मेल है, मेल का हम लोग भास्ट डिफरेंस काट देते हैं, क्योंकि स्पर्म जाएगा टेस्टिस से तो कहाँ जाएगा, जब टेस्टिस से जाएगा तो भास्ट डिफरेंस के रास्ते से ही पहुंचेगा, और वहां सेमिनल वेसिकल से होते हुए फिर आपको आएगा, तभी जाके फर्टिलाइज हो सकता है। तो यदि हम लोग भास्ट, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड से सीमेन आएगा, सीमेन का सिक्रेशन होगा, उसको सीमेन आएगा, उसको लुब्रिकेंट जो रहता है, जो जेली राइट का वो आएगा, लेकिन उसमें स्पर्मोआ नहीं आएगा। स्पर्मोआ को क्या किया, रास्ते में रोकने का रास्ता। अब एने से गेट है, गेट में इधर से घुसना है, हम गेटवे बंद कर दिए तो घुसेगा कहाँ से। तो वही काम किया जाता है दोनों ट्यूबलाइजेशन में और भास्टेक्टोमी में किया जाता है। तो इस सब चीज को हम लोग करके परिवार नियोजन पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब एक और प्रोसीजर होता है, कोई क्या होता है कि एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रोग्राम है, जो डीएनसी माने एबॉर्शन का होता है। तो एबॉर्शन आजकल तो बहुत सारे लोग अनलीगल करते हैं। क्या करते हैं कि यदि वो मेल फीमेल का डिटेक्ट कर लेते हैं और फीमेल आती है तो उनका एबॉर्शन कराते हैं, जो बहुत ही कानूनन अपराध है। सरकार उसकी इजाजत नहीं देता है, सरकार उस पर पकड़े जाने पे जुर्माना है, मर्डर केस लागू होता है। ऐसा अल्ट्रासाउंड वाले को भी रोक रखा गया है। तो आप लोग को भी यही कहना चाहेंगे कि ऐसा अगर कोई काम करता है समाज में तो उसको आप लोग समझाइए बुझाइए किस तरह का काम नहीं करना है। हाँ, किसी का सेक्स डिटर्मिनेशन करके उसका एबॉर्शन नहीं कराना है। एबॉर्शन किस कंडीशन में किया जाता है समझ लीजिए, यदि बच्चा विकलांग है, मेंटल डिसऑर्डर है, प्रेगनेंसी के समय में अल्ट्रासाउंड के समय डिटेक्ट हो जाता है कि वह बच्चा का पैर हाथ विकलांग है, मेंटल रूप से डिसऑर्डर है, या बच्चा पेट में मर गया है, कोंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज है, कोई ऐसा बीमारी है जो जन्मजात है, तो वैसे कंडीशन में मेडिकल सिस्टम जो है वह एमटीपी करने का, एबॉर्शन करने का इजाजत देती है। अनवांटेड नहीं करना है। एबॉर्शन रिस्की भी होता है। कभी कभी एबॉर्शन के गलत उपयोग से क्या होता है कि माँ और बच्चा दोनों का, बच्चा तो जाता ही है, माँ की भी जान जा सकती है, एक्सेस ब्लीडिंग से माँ की भी जान जा सकती है। तो यह चीज़ पर समझना है। अब देखो ऐसा 2-3 है सिनारियो। आजकल नर्स सब देखते हैं, गांव देहात का सब दाई सब नर्स सब देख लेती है कि एबॉर्शन ऐसे ऐसे किया जाता है, और वह क्या करती है, किसी का यूट्रस फाड़ देती है, किसी का सर्विक्स फाड़ देती है, किसी का आंतड़ी खींच के निकाल देती है। तो देख रही है ऐसे ऐसे खींच के निकाल देना, ऐसे काट देना, ऐसे कर देना, दवाई लगा देना है। तो कभी कभी उस हालत में बहुत सारे औरतों का जान चला गया। यह सब नहीं कराना है, लेकिन लोग को इस बात के लिए जागरूक करना है, समझाना है कि यह रास्ता नहीं है, इससे परिवार को खतरा है। बहुत लोग मरा भी है, मरता भी है। रक्सौल में कुछ दिन पहले ही घटना हुई थी, इसमें एक औरत की जान चली गई थी। तो कभी कभी आसानी से एबॉर्शन हो जाता है, कभी कभी आदमी के जान पे चला आता है। तो यह चीज को समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग स्पष्ट समझे कि बर्थ कंट्रोल पे बात कर रहे थे। बर्थ कंट्रोल के लिए क्या क्या साधन है, सारा साधन हम बता दिए हैं। और आप लोग सभी लोग को जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक कीजिए, लोग को समझाइए कि बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ, ज़्यादा जनसंख्या को नहीं बढ़ाना है, उन्हीं को पढ़ाना है, उन्हीं को समाज के लायक बनाना है। हाँ, और सब मेथड को बताना है कि इस मेथड से आप बर्थ पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं, दवा खाना चाहे तो और हार्मोनल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, माला डी, ओवरल जी, हाँ सहेली, बहुत सारा आता है। सरकार के द्वारा भी फ्री में दवा दिया जा रहा है। कॉपर टी लगवा सकते हैं। ऑपरेशन करा के सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा, ट्यूबेक्टोमी, भास्टेक्टोमी के द्वारा आप नियंत्रण कर सकते हैं। हाँ, तो यह सब चीज़ पे लोगों को जागरूक करना है और लोगों को बर्थ कंट्रोल के बारे में बताना समझाना है। जय हिंद, जय भारत, जय।